Hey guys, this is पराग भारती। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल 10th और 12th का एग्जाम दिया है, 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और जो कि नेक्स्ट सेशन से जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हम फिजिक्स का और मैथ्स का पोर्शन कवर करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, यूनिट्स, डायमेंशन और जो भी उसका कोर्स है बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए एडवांस फिजिक्स तक जाएंगे और साथ ही साथ हम मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि जेई और नीट में जो फिजिक्स है, अपना फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसके बेसिक्स क्या क्या हैं और उसमें जो भी सिलेबस है उस सभी का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। और आज हम फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम पहले ये देख लेते हैं कि जेई और नीट में जो कॉमन फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों में कॉमन होता है, तो जेई और नीट दोनों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट कॉमन है। जेई में आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना होता है, वहीं बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको नीट के लिए रिक्वायर्ड है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है अपना जेई और नीट दोनों के लिए कॉमन है। सो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में जो बेसिक मैथ्स या फिर जो बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है जेई और नीट फिजिक्स के लिए, उस सभी को हम स्टार्ट करेंगे। तो उनमें कौन से चैप्टर्स आपके फिजिक्स में इंक्लूड होते हैं। तो जो पहला चैप्टर होता है वो होता है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उस सभी की यूनिट्स, डायमेंशन और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, जो बेस क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल आप बात करते हो डिस्टेंस की, फिर उसी को अगर आप कंपेयर करो कि डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ऐसी वेलोसिटी, कौन सी सिटी, वेलोसिटी और स्पीड, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो इन सभी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है पर डायमेंशन सेम होते हैं। तो ये सब यूनिट्स और डायमेंशंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा यूनिट्स और डायमेंशन होगा। दूसरा जो चैप्टर है हमारा वेक्टर्स बेसिक्स है, मतलब कि जो वेक्टर कैलकुलस होता है, कि मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जांपल कुछ क्वांटिटीज जो होती है स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, तो उसको डिटेल में हम यूनिट्स और डायमेंशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी, उस सभी में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की क्वांटिटीज है, उनका एल्जेब्रा क्या होता है, या उनका भी जो भी एडिशन, प्रोडक्ट, जो सभी चीजें वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर। फिर जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है वेक्टर बेसिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है जिनके पास स्केलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट, एक डायमेंशन होता है पर डायरेक्शन नहीं होता। पर कुछ क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके पास डायमेंशन भी होते हैं और उनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। मतलब कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब जब एक पार्टिकल चल रहा होता है, तो पार्टिकल फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो कि इस तरफ चल रहा है, मतलब हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो कुछ स्पीड से चल रहा होगा आगे और उसके पास एक डायरेक्शन है, मतलब वो उस तरफ जा रहा है। तो इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इस सेकंड चैप्टर में हम वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वो सभी चीजें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो है बेसिक कैलकुलस। बेसिक कैलकुलस बेसिकली, कैलकुलस जो होता है हमारा, कैलकुलस जो है मैथ्स में डिटेल में पढ़ाया जाता है। कैलकुलस बेसिकली मैथ्स का एक सब्जेक्ट है, पर फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं आगे जाके आपको पढ़ने में मिलेगा, जैसे कि काइनेमेटिक्स की बात हो गई जिसमें वेक्टर्स यूज हो रहा है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या फिर आप बात कर लो मैग्नेटिज्म वगैरह की। इस सभी का इतना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। जो फिजिक्स में बेसिकली जो कैलकुलस यूज होता है उसको हम बेसिक कैलकुलस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सभी चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे। सो इस चैप्टर में हम कैलकुलस का बेसिक देखेंगे। तो इसकी दो चीजें होती है, एक होता है हमारा डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो ये दो चीजें होती है वेक्टर्स, सॉरी, बेसिक कैलकुलस में। एक होता है इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। तो इन दोनों चीजों को देखेंगे हम कि एक डिटेल में हम इसका प्रोस्पेक्ट देखेंगे कि ये दोनों चीजें क्या होती है और इसका फिजिक्स में कैसे यूज आता है। तो ये सब चीजें हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी चीजें जो है हमारी बेसिक फिजिक्स में आती है। फिर उसके बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट जो चीज है कि फिजिक्स में डिटेल में फिजिक्स, मतलब बेसिकली सीरियस फिजिक्स आप जो फील करके पढ़ते हो, कि देखो फिजिक्स जो है इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील द फिजिक्स। मतलब आप अपने सराउंडिंग में चीजें जो चल रही है उसको कैसे फील कर रहे हो, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। मतलब एक आदमी चल रहा है, उसकी सारी चीजों को रीड करना, सभी मेजरमेंट्स लेना, यही फिजिक्स है। तो फिजिक्स एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सभी चीजें तो बेसिक मैथ्स है। तो फिजिक्स जो होता है एक्चुअली स्टार्ट होता है हमारा काइनेमेटिक्स से। इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स बेसिकली आपने कुछ 10th में फिजिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होगी, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जहां पर हम सभी को ये चीजें पता है कि v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बेसिक्स हमने देख रखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, पर डिस्टेंस जो होता है वो एक आदमी अगर चलना शुरू करेगा तो जो कंप्लीट पाथ चलता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो वही सब चीजें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद जो भी चीजें आपकी मान लो कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया और बाकी सब कंस्ट्रेंट मोशन, ये सभी चीजें जो होती है फिजिक्स में आती है। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो सीरीज में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दिया था कि यूनिट्स और डायमेंशन होता क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मान लो आपकी वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन है, फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इन सभी की स्टडी, इनके डायमेंशन क्या होते हैं, मतलब कि ये मास, लेंथ, टाइम, इन सभी चीजों पर कैसे डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिट बोलते हो, एक स्पीड की यूनिट बोल रहे हो, स्पीड क्या है, एक्चुअली स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसी वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है, जो कि आगे जाकर हम देखेंगे कि लिमिटिंग टाइम में क्या क्या चीजें होती है। तो इनकी यूनिट क्या बनेगी, आप स्पीड की यूनिट क्या बोलते हो, मीटर पर सेकेंड, मतलब या फिर किलोमीटर पर आवर। मान लो कि एक कार थी हमारे पास, अब इस कार को हमने रोड पे चलाया। फॉर एग्जांपल आप एक बस कंसीडर करो या कार कंसीडर करो, और आप मान लो कि आप किसी दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो, मतलब और आपने मान लो अगर ये बोला कि ये जो कार है वो सेफ स्पीड में चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एवरेज में, ऑन एन एवरेज, ये जो कार है या जो भी बस है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है कि एक घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसकी यूनिट क्या हुई, किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका डायमेंशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेंथ पर टाइम, क्योंकि किलोमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो आपने कुछ लेंथ कवर की, पर उस लेंथ को कवर करने में आपको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो लेंथ पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, स्पीड या वेलोसिटी। तो बेसिकली ये जो चीज है ये हमारी स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो डायमेंशंस, यूनिट्स, फॉर एग्जांपल आप एंगल की बात करो तो एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, पर उसकी यूनिट होती है डिग्रीज या रेडियंस। तो एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है पर डायमेंशन नहीं होता। तो यही सब जो चीजें होती है कि इनकी डिटेल स्टडी क्या है, इसको हम कहां पर पढ़ते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो जो हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबसे पहले यूनिट्स और डायमेंशन में हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखो यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब कि आप कोई मशीन यूज कर लो या आप खुद के इंटरप्रिटेशन से या अपने दिमाग से जो जिन क्वांटिटीज को मेजर कर पाते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। सो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। Now, what are the classification of quantities? Physical quantities. So, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो अब एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं सभी की कि ये सभी क्वांटिटीज होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज और ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो और एक यूनिट हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिस्टेंस की या स्पीड की, मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर एक गाड़ी पर जा रहे हो, आप मान लो कि अपने फ्रेंड के साथ रेस लगा रहे थे और आपको एक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था और आपने कंपटीशन किया कि जो पहले जीतेगा, जो पहले वहां तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा और उसको एक प्राइज मिलेगा। जब आप एक पॉइंट से उस 5 किलोमीटर दूरी पर जा रहे थे तो आपको पता था कि डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस के पास एक मैग्नीट्यूड है कितना, 5, और उसके पास एक यूनिट भी है कितना, किलोमीटर। मतलब जब आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस की बात करते हो तो ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये अपना यूनिट हो गया। यहां से हम पता लगा सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ एक यूनिट होती है। ऐसे ही दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। वेक्टर क्वांटिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिनके पास एक डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है जो कि स्केलर के पास भी था,
यूनिट भी होती है जो कि स्केलर क्वांटिटीज के पास भी थी। पर जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपने घर से निकले स्कूल के लिए तो आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप रैंडम मोशन में निकल गए, रैंडम डायरेक्शन में निकल गए और अपने स्कूल तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। सो आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जब चल रहे हो तो मतलब आपकी वेलोसिटी कैसी थी, ऐसी थी। मतलब वेलोसिटी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी इज द स्पीड, पर उस क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन भी है, मतलब आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको भी बताया कि वेलोसिटी मतलब कि स्पीड ही है पर उसके पास एक डायरेक्शन है, मतलब वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, पर स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और यूनिट होती है, हम सभी को पता है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज और इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे आप डिस्टेंसेस को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो मतलब आप पहले यहां से यहां तक गए, मान लो कि आपके घर से स्कूल का डायरेक्शन ऐसे था, फिर आपको राइट में मुड़ना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले सीधा गए फिर राइट में गए, तो वहां पर यहां से यहां तक जाने में आपने कुछ डिस्टेंस लिया, फिर यहां से यहां तक जाने में कुछ डिस्टेंस लिया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे डिस्टेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो वही तो आपके स्कूल से होम के बीच का टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, मतलब टोटल डिस्टेंस कैन बी रिटन एज d1 प्लस d2। ऐसे ही टोटल स्पीड कैन बी रिटन एज s1 प्लस s2। पर हम वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन में या वेक्टर क्वांटिटीज के पर्सपेक्टिव में ये नहीं कह सकते कि इनको डायरेक्टली सिंपल अलजेब्रा से ऐड किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता ये हम आगे जाके देखेंगे जब हम वेक्टर बेसिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बस एक डिफरेंस आता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब थोड़ी बात समझ में आ रही होगी आपको, फील ले पा रहे होगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि इसको सिंपल अलजेब्रा से हम ऐड नहीं कर सकते। नाउ तीसरी क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सारी वेक्टर की प्रॉपर्टीज होगी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। पर जो टेंसर क्वांटिटी है उसको हम लाइक स्केलर क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है, मतलब पर अनलाइक वेक्टर क्वांटिटीज इनको सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। टेंसर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप जब 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहां पर आपने करंट की बात की होगी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपकी हाउस वायरिंग होती है, मान लो कि ये यहाँ पर आपका मेन स्विच बोर्ड था और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा है और यहाँ पर थोड़ा नीचे में एक फैन लगा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो? डायग्राम को मत देखो बिल्कुल भी, बस समझ लो एक बार। तो ये आपका मेन स्विच बोर्ड था, यहाँ से आपने स्विच चालू की ठक से, यहाँ से क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, पहले बल्ब में पहुंचेगी। आपने पढ़ा होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ताकि एक डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाता है या फ्यूज हो भी जाता है तो उस पर दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो आगे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो आगे आएगा फिजिक्स में उसमें हम देखेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास एक पर्टिकुलर यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि अपना आई जो है वो 5 एम्पियर्स है। हमें पता है कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर्स होती है। तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और एक डायरेक्शन है। पर करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं टेंसर क्वांटिटी की, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बिल्कुल सिमिलर है वेक्टर क्वांटिटी से, पर इसको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ब्रांच लगा दी एक और यहाँ पर कुछ एक नया डिवाइस लगा दिया। समझ पा रहे हो? तो मतलब यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी करंट जाएगा। आप समझ पा रहे हो? नाउ ये जो करंट होगा वो क्या होगा, ये इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है ये यहाँ से करंट ऐसे जाने लगेगा तो ये वाला भी जो डिवाइस है वो भी काम करने लगेगा। ये कुछ ना कुछ डिवाइस होगा यहाँ पर, हम बोल सकते हैं। नाउ ये जो करंट यहाँ से जा रहा था आई, ये दो करंट्स में डिवाइड हो गया, I1 और एक I2 में। मतलब हमने करंट को डिवाइड कर दिया, पर स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल करंट पहले जा रहा था वही तो डिवाइड हुआ है। मतलब कि ये जो दो करंट्स डिवाइड हो चुके हैं यहाँ पर, मतलब दो पार्ट्स में इस करंट को डिवाइड कर दिया है, वो एक्चुअली किस करंट से आया है, इस वाले से। मतलब आपको फील आ गई होगी कि हम करंट्स को डायरेक्टली या टेंसर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मतलब
इन दोनों इलेक्ट्रिक करंट का सम किसके बराबर होगा, इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक करंट के बराबर। मतलब टेंसर क्वांटिटीज आर वेरी सिमिलर टू वेक्टर क्वांटिटीज बट कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा, वहीं वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। सो ये बेसिक था एक यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसमें कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। सभी की प्रॉपर्टीज हमने लाइन से देख ली, तो एक बार आप इसको फिर से एक बार देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है। और अगर आपको डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हो कि कहीं पे आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पर आप मुझको झट से पूछ लो कि इसमें क्या डाउट है। मैं आपके डाउट हमेशा क्लियर करने के लिए रेडी बैठा हूं। सो हमने यहाँ पे देख लिया कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली में है क्या। एक इसका इंट्रोडक्शन दिया कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि मेजर की जा सकती है। सो गाइस, हमने अभी तक देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। सो टेंसर क्वांटिटीज का उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दे दिया आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में सिंगल मार्क्स क्वेश्चन अगर आपको कहीं से आ जाता है, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि वेक्टर और टेंसर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एक बेसिक आइडिया हमें रहना चाहिए कि एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी इससे कैसे डिफरेंट है, मतलब वेक्टर और टेंसर में डिफरेंस क्या है। सो नाउ नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का। पहला होता है कि बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस क्वांटिटीज मतलब ऐसी चीज जिससे हम दूसरी चीजों को बना सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक एग्जांपल लिया कि आपके पास गेहूं है या वीट है, तो अब वीट जो चीज है एक तरीके से बेस क्वांटिटी होगी आपकी, आपके फील्ड से निकल के आई है वीट जो है बेस क्वांटिटी हो गई। अब आप इससे जो मर्जी में बनाना चाहते हो बना सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप इससे रोटियां या चपातीज बना सकते हो, या फिर आप इससे फास्ट फूड बना सकते हो। अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड लवर हो तो आप इससे हेल्दी चीजें भी बना सकते हो, और एक तरीके से अनहेल्दी चीजें कहें तो एक अनहेल्दी चीजें भी बना सकते हो। मतलब बेस क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिससे आप कोई दूसरी चीज बना पाओ। तो बेस क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम है, तो इन सभी चीजों को यूज करके हम डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकते हो आप, और एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने का अलग तरीका है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ऐसे ही टाइम, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेंथ और टाइम को यूज करके हम एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं जिसका नाम है स्पीड या वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड में क्या क्या आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है एक्चुअली में, लेंथ है, पर जो टाइम जो दिया वो तो एक्चुअली टाइम ही है। तो मतलब हमने इन दोनों चीजों को इस तरीके से यूज किया कि हमारे पास एक नई क्वांटिटी निकल के आई जिसका नाम है स्पीड या वेलोसिटी। और एक कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, कौन सी क्वांटिटीज कहा जाता है इनको, डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ पा रहे हो, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब कुछ बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब बेस क्वांटिटीज को ही फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है हमारे पास। पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा टाइम, फिर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब आपने जैसे अभी वीट की बात की तो शायद वो 5 kg होगा, या पर एक्चुअली में एक जैसे हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं कि मास की यूनिट केजी है, ये हमें पता है, पर उसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, पर क्या इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जब हम एक 15 सेंटीमीटर के स्केल की बात कर रहे हैं तो क्या हम उसको 0.15 मीटर बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एक 15 सेंटीमीटर की स्केल है। तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम यूनिट चेंज करते हैं। ऐसे ही अमाउंट की बात करें या हम पहले टाइम की बात करें तो टाइम सेकेंड्स में होता है, टाइम की ऐसा यूनिट हमें पता है सेकेंड्स है। अब हम मोल की बात कर लेते हैं, तो मोल आपने शायद 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट सभी ने पढ़ा है। मोल कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम एक केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, तो उसका जो सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट क्या है। अब क्या हम एक एटम को केजीज में डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं कि एक एटम का जो वेट है वो बहुत कम होता है, ये हमें पता है, मतलब 10⁻⁻28, 24 इस ऑर्डर का होता है केजीज में।
तो हम उसको एक कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसा तो बोला नहीं जाएगा कि इतना वेट है इसका, दिस इंटू 10⁻⁻24 kg। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं या जो भी सब्सटेंसेज हैं उसका अमाउंट की ऐसा यूनिट होती है मोल। अब सेकंड उसके बाद जो यूनिट आती है वो है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर्स। ठीक है, ये अपने को पता है। अब एम्पियर को आप मिली एम्पियर में बदल सकते हो, मेगा एम्पियर्स में बदल सकते हो। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। पर जब हम एक बेसिक बात करें, जनरल बात करें, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम ऐसा यूनिट में बात करते हैं। जैसे फोर्स की बात करोगे तो न्यूटन होता है, हम सभी को पता है। अब टेम्परेचर जो है वो भी हमारी एक बेस क्वांटिटीज में एक है। ये जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पर लिखी है ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब मैं उसमें आगे बताऊंगा कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन सी है। सो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। अभी तक आपने पढ़ा था कि टेम्परेचर की यूनिट थी सेल्सियस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ना करते हुए टेम्परेचर की एक ऐसा यूनिट होती है हमारे पास, केल्विन। अब ये जो केल्विन है वो क्या है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि जब हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट स्केल पर करते हैं, और उसकी एब्सोल्यूट स्केल पर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। नाउ केल्विन अपने 10th में आपने शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि केल्विन में और सेल्सियस में क्या कन्वर्जन होता है। तो हमें पता है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये हमें पता है कि अगर हमें सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें केल्विन में निकालना है, क्यों केल्विन में निकालना है, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर की ऐसा यूनिट या एब्सोल्यूट स्केल में यूनिट क्या होती है, केल्विन। सो इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, केल्विन। या एक तरीके से बोलें तो पेरेंट यूनिट केल्विन है, उसका एक चिल्ड्रन या बच्चे वाली यूनिट क्या बोल देते हैं, केल्विन, सॉरी सेल्सियस बोल देते हैं। तो सेल्सियस से केल्विन में इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं कि केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नाउ सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी या सेवेंथ बेस फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बहुत ही रेयरली यूज की जाती है। मान लो एक आध क्वेश्चन शायद अगर यूनिट्स और डायमेंशन चैप्टर से स्पेसिफिक पूछा गया तो शायद उसमें आपको पूछ सकता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। या हो सकता है कि आप मान लो कहीं पे आगे जाके वर्क पावर एनर्जी या जो भी चीजें हैं तो उसमें अगर आप पढ़ रहे हो तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि एक रेयरली यूज क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है, लाइट की इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल आपके रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल एक 6 वॉट का बल्ब लगा है, एक 20 वॉट का बल्ब लगा है और एक 30 या 50 वॉट का बल्ब लगा है। तो आप मुझे सोच के बताना कि कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट करेगा। ऑब्वियसली जिसका वॉट ज्यादा है, मतलब जिसका पावर ज्यादा है। नाउ इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है हमारे पास और इधर एक लाइट का सोर्स था। मान लो यहाँ से हमने लाइट इस एरिया पर गिराई। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपने क्या किया, एक टॉर्च पकड़ा, आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, मतलब आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया, यहाँ पे टॉर्च पकड़ा, उसकी स्विच ऑन की, तो लाइट ऐसे निकलेगी, लाइट निकलेगी और उस एरिया पर पड़ेगी। तो जो लाइट यहाँ से निकल रही है उसका कुछ ना कुछ पावर होगा, ये हमें पता है, कुछ ना कुछ पावर होगी उसके पास। अब एरिया है इसका मान लो A और इसकी लाइट की पावर है P। सो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज I इज इक्वल टू पावर ऑफ द लाइट पर यूनिट एरिया। मतलब कि आप उस एरिया की बात कर लो तो उसमें एक यूनिट एरिया लिया, मान लो एक छोटा सा एरिया लिया, तो उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट गिर रही है, लाइट का कितना पावर या अमाउंट गिर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो बेसिकली अगर मैं आपको पूछूं एक 10 वॉट का बल्ब, 20 वॉट का बल्ब, 30 वॉट का बल्ब और एक 40 वॉट का बल्ब है, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ना पावर की यूनिट होती है वॉट, ये हमें पता है, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। सो ना यहाँ पर अगर हम बात करें कि एरिया क्या दिया है, भैया आप पूछोगे कि भैया आप ये बता दो कि एरिया क्या दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बता देंगे कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। सो अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो मान लो आपने 5 मीटर पर स्क्वायर एरिया पे सारी लाइट्स गिराई, मतलब सारे बल्ब की लाइट गिराई, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी। अब देखो एरिया तो सेम हो गया पर पावर जो है डिफरेंट है, समझ पा रहे हो, पावर डिफरेंट है। सो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ेगा इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब 40 वॉट का बल्ब जो होगा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देगा और सबसे ज्यादा लाइट देगा। सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी। इसको यूज करके हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनाकर देखी, स्पीड वेलोसिटी। मतलब हमने अभी तक किसको यूज किया, सिर्फ लेंथ और टाइम को यूज किया जिससे हमने स्पीड और वेलोसिटी बनाया।
सो ये सारी चीजें जो भी सामने दिख रही है आपको, ये सारी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है हमारा मास, दूसरा है हमारा लेंथ, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी टाइम। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, या सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं, वो होते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हम बात करते हैं एक बॉडी के मूवमेंट की या बॉडी के मोशन की। अब जब बॉडी का मोशन हो रहा होगा तो मतलब क्या क्या हो रहा होगा, उसके पास कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस चलेगा, वो कुछ वेलोसिटी होगी उसके पास, या कुछ स्पीड होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, किसको यूज करके बनाया जाएगा? मास, लेंथ और टाइम को। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको मान लो सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज दे रखी है और एक फॉर्मूला बनाने बोला, दूसरा फॉर्मूला बनाने बोला, इन सभी को यूज करके, तो वो कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे। सो आज हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज से क्लासिफिकेशन क्या है, अब बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ये देख लिया हमने, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट्स और डायमेंशंस में हम फॉर्मूलेज में इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे यूज करते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज में उसमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, उसके डायमेंशन को निकालकर उसकी यूनिट्स कैसे निकाली जाती है। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जो कि अगर कोचिंग नहीं जा पा रहा है, तो और साथ ही साथ अगर वो जेईई और नीट का एस्पिरेंट है, तो उसके साथ मेरे वीडियोस को शेयर करो ताकि उसको भी हेल्पफुल एजुकेशन मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।